हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करते हैं और इसी तरह पढ़ाई करते रहें और अगला टॉपर बनने की कोशिश करें। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग न्यू ऑनलाइन क्लास लेके आ रहे हैं। इसमें हम लोग 10th का और 12th का भी तैयारी करवाएंगे, तो आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ने की हौसला दीजिए ताकि हम लोग और आगे आए और अच्छी क्लास लेके आप लोगों को दे और आप लोग का एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। तो इसलिए आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का जो हिस्ट्री है। हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। क्लास 10 का पहला चैप्टर हिस्ट्री का जो है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस चैप्टर का आज पढ़ेंगे जो यूरोप में राष्ट्रवाद है। इस चैप्टर का आज हम लोग देखते हैं। तो इतिहास यानी इस यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ने से पहले हम लोग हल्का सा इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये इतिहास क्या है, इतिहास का मतलब क्या है, इतिहास को किसने बना है, किसने लिखा है। चलिए हम लोग इतिहास के बारे में हल्का सा जानकारी ले लेते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग हल्का सा जानकारी ले लेते हैं किसके बारे में, इतिहास के बारे में। हम लोग हल्का सा जानकारी किसके बारे में लेते हैं, इतिहास के बारे में हल्का सा जानकारी ले लेते हैं। बोल रहा है क्या जी, इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का मीनिंग क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इतिहास का मतलब होता है क्या, इति, और इसको हम लोग खंड करेंगे तो होता है इति प्लस हास। क्या होता है, इति प्लस हास। इति मतलब होता है क्या, बीती हुई। इति का मतलब होता है बीती हुई। हास मतलब होता है क्या, घटना। यानी इतिहास का मतलब अगर दोनों को मिलाए, दोनों को एक जगह में करें तो होगा क्या, बीती हुई घटना। यानी इतिहास में हम लोग को ये बताएगा कि आज से पहले जो सारे चीजें हो चुका है, यानी बीती जो हो चुका है, जो काम हो चुका है, उन सारे चीजों के बारे में बताएगा। किसने, इतिहास में बताएगा। जो अभी से लेकर यानी अभी से पिछले साल जो कुछ हो चुका है, इतिहास में वो सारी चीजों को बताएगा। समझिए इतिहास का मतलब। इतिहास को अगर खंड करेंगे तो इति प्लस हास होता है बीती हुई घटना। यानी जो सारे चीजें हो चुका है, जो घटनाएं घट चुके, उन सारे चीजों को इतिहास में लिखा गया है, इसलिए इतिहास कहते हैं। यानी जो भी चीजें हो चुका है अभी से लेकर आने वाले चीजों का नहीं, जो चीजें हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, उन सारे चीज को इतिहास में लिखा गया है। इसीलिए कहते क्या, बीती हुई घटनाएं। यानी जो घटनाएं, जो कहानियां जो हो चुके हैं देश के साथ, लीडर के साथ, किसी के भी साथ, उन सारे चीजों को जो लिखा गया है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। आइए, अब इतिहास को लिखने वाला कौन है, इतिहास का पिता कौन है, इतिहास का पिता कौन है। अब इसको तो कोई लिखने वाला है ना, तो उसका पिता कौन है, यानी फादर ऑफ हिस्टोरी। चलिए, तो इतिहास का पिता कौन है, हम लोग देख लेते क्या, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता, यानी इतिहास का पिता कौन है, इतिहास का पिता कौन है, उसको लिखने वाला कौन है। तो बोला क्या, हेरोडोटस, हेरोडोटस कौन है, हेरोडोटस कौन है, हेरोडोटस। भैया ये अब इसको इतिहास का पिता जो है, तो इतिहास तो कोई इंसान नहीं, लेकिन इसको पिता क्यों कहते हैं, इंसान को नहीं कहेंगे जो इसका उसका बाप वो है, उसका औलाद है, तब ना बोलेंगे। लेकिन ये तो इतिहास तो कोई इंसान नहीं है, लेकिन क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि हेरोडोटस जो था उसको इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हासिल था, तब लोग इतिहास जाके लिखा है। ऐसे तो हम और आप जाके नहीं लिख सकते हैं, उतना जानकारी हम लोग है ही नहीं। लेकिन हेरोडोटस को इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी था, तब जाके उसने इतिहास का नाम दिया और इतिहास को लिखा। समझ गए क्यों नाम पड़ा उसके लिए। आइए, आप बोल रहे क्या, ये इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, कितने हिस्सों में उसको तकसीम किया गया। तो बोले इतिहास को कितने हिस्सों में बांटा गया, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। आइए देख लें थोड़ा, इतिहास के कितने भागों में बांटा। बोले इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया। कितना, 3। एक पहला होता है क्या, प्राचीन। पहले क्या होता है, प्राचीन इतिहास। पहला कौन सा इतिहास आएगा, पहला आएगा प्राचीन। दूसरा आएगा कौन, मध्यकालीन। कौन आएगा, मध्यकालीन, मध्यकालीन।
ठीक है। और तीसरा कौन आएगा? तीसरा जो आधुनिक जो फिलहाल अभी चल रहा है, आधुनिक। तीसरा कौन? आधुनिक। प्राचीन तो जानते हैं पुराने जमाने, आज से बहुत साल पहले जो सारे घटने घट चुके उसको प्राचीन इतिहास में दर्ज किया गया। और जो बीच में आया है उसको मध्यकालीन। आधुनिक जो अभी चल रहा है, आधुनिक जो अभी चल रहा है। तो बोले इसका कुछ पीरियड होना चाहिए, टाइम कब से कब तक है? तो बोल रहा है क्या, जो क्या कहते हैं प्राचीन इतिहास है, कौन? प्राचीन इतिहास जो है उसको 750 ईस्वी से पहले, क्या 750 ईस्वी से पहले, यानी अभी जैसे 2026 चल रहा है तो एक संख्या टाइम बता रहे, पीरियड बता रहे। इसी तरह जब आज से लेकर लगभग 1400 साल पहले प्राचीन इतिहास में सारे कहानियों को लिखा जाता था, यानी 750 ईस्वी से पहले प्राचीन इतिहास में जो घटने घट चुके थे उन सारे चीजों को लिखा करता था। उसके बाद मध्यकालीन जो बीच में आता है वो क्या होता है? 1000 साल, यानी 750 से लेकर 1000 साल तक मध्यकालीन में लिखा गया है। यानी 750 के बाद 1000 साल, कितना? 1000 साल। तो अगर हम लोग जोड़ ले तो 750 से 750 ईस्वी से 750 ईस्वी से अगर 1000 साल जोड़ ले तो कितना होगा? 1750 ईस्वी होगा। कितना होगा? 1750 ईस्वी होगा। अब ये तो समझ गए। अब आधुनिक, आधुनिक में जो 1750 से लेकर अब तक जो सारे चीजें होते आ रहा है, जो हो गया है, जो सारे चीजों को दर्ज किया गया, यानी 1750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी से अब तक, अब तक। समझ गए? इतिहास को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जो प्राचीन इतिहास है वो 750 ईस्वी से पहले तक, मध्यकालीन 750 से लेकर 1750, आधुनिक जो 1750 से लेकर अब तक जो चलते आ रहा है। अब हो गया था। अब बोला फिर इतिहास को हल्का सा फिर क्या बोला? 2 हिस्सों में फिर बांटा गया है। कितना? 2 हिस्सों में बांटा गया है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। बोले क्या? 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक क्या होता है? एक होता है भारतीय, क्या होता है? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास जो भारतीय इतिहास में जो भारत के बारे में हम लोग स्टडी, अध्ययन यानी पढ़ाई करते हैं। और एक होता है क्या? विश्व इतिहास। विश्व तो हम लोग जानते हैं पूरी दुनिया के बारे में, यानी विश्व इतिहास में पूरा दुनिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ लिए। इतिहास मतलब बीती हुई घटनाएं, जो सारे चीजें घटनाएं हो चुके। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस है। इतिहास को 3 हिस्से में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन 750 ईस्वी से पहले, मध्यकालीन 750 से लेकर 1750 तक, और आधुनिक 1750 से लेकर अब तक जो चलते आ रहा है। फिर बोला इतिहास को 2 हिस्से में बांटा गया है, क्या? भारतीय इतिहास जो भारत के बारे में हम स्टडी करते हैं, और विश्व इतिहास जो दुनिया के बारे में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ऐसा तो समझ गए। आइए हम लोग चैप्टर की ओर थोड़ा चलते हैं, चैप्टर की ओर हम चैप्टर की ओर चलते हैं। आइए। तो बोला यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है मतलब क्या? उसका मतलब क्या होता है? यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? यूरोप किसे कहते हैं? यूरोप जानते हैं? इस दुनिया में कितना महादेश है? इस धरती पर कितना महादेश है? महाद्वीप कितना है? 7। कितना है? 7 है। उनमें से यूरोप एक क्या है? महादेश है। कितना कितना महाद्वीप है? 7। क्या क्या है? आइए थोड़ा हम लोग हल्का सा जानकारी लेते हैं, यानी जानकारी कर लेते हैं। कितना महादेश है? यानी महादेश या फिर महाद्वीप जो भी कह सकते हैं, महादेश। दुनिया में कितना महादेश है? 7 है। कितना है? दुनिया में 7 महादेश है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा यूरोप। क्या होगा? पहला होगा यूरोप, ठीक है। दूसरा क्या होगा? अफ्रीका, ठीक। तीसरा क्या होगा? उत्तरी अमेरिका, ठीक। तीसरा कौन होगा? दक्षिण
अमेरिका, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, पांचवा कौन होगा, एशिया, क्या होता है, एशिया। उसका छठा क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां क्या है, अंटार्कटिक, 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 क्या होता है, अंटार्कटिक, क्या होता है, अंटार्कटिक। ये 7 हो गया महादेश, ये 7 क्या हो गया, महादेश। और इस 7 महादेश में एशिया महादेश में हमारा भारत, हम लोग का भारत किस महादेश में आता है, एशिया महादेश में आता है। तो यूरोप समझ के, यूरोप एक महादेश है। इस धरती पर, इस दुनिया में 7 महादेश है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और एक क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, क्या हो गया, अंटार्कटिक। ये 7 महादेश है। और इस 7 महादेश में हम लोग का भारत एशिया में आता है। और हम लोग अध्ययन करेंगे यूरोप महादेश को। तो हम लोग समझ लिए किसके बारे में, यूरोप के बारे में समझ गए। अब आइए हम लोग देखते हैं किसको, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद का डिफिनेशन क्या था, उसका मतलब क्या था। मतलब राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, देश का प्रति लगाव, देश का प्रति प्रेम, देश से प्यार करना, देश से लगाव करना, देश के लिए एकजुट हो जाना। जैसे अब मान लीजिए भारत पर कोई अगर आउट ऑफ कंट्री, दूसरा कंट्री, चीन हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, कोई भी देश अगर हमारे भारत पर आक्रमण कर दे, हमारे भारत पर आंख उठाए, तो हम लोग उसके प्रति, देश के प्रति लगाव है, तो हम लोग देश के प्रति उससे लड़ने के लिए जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने जाएंगे, अमेरिका के खिलाफ लड़ने जाएंगे। क्योंकि हम लोग का देश से क्या है, हम लोग देश से, हम लोग का राष्ट्रवाद है, देश से लगाव है, देश से प्रेम है, देश से प्यार है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद, क्या अमेरिका और जो भी देश कंट्री आएगा उन सारे देशों के खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। ये तो समझ गए। राष्ट्रवाद मतलब है क्या, देश से लगाव, देश से प्रेम, देश से प्यार, ठीक है। तो क्या होता है राष्ट्रवाद का मतलब, देश से लगाव, देश से प्यार, देश से क्या होता है, लगाव, या तो हम लोग कह सकते हैं प्यार, देश से लगाव या प्यार। जब भी कोई व्यक्ति अपने देश से लगाव रखता है, प्यार करता है, तब उसी को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद। तो क्या सर, यूरोप में क्या राष्ट्रवाद नहीं था, पहले जमाने में क्या यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं था, बोले नहीं नहीं, यूरोप में पहला क्या राष्ट्रवाद नहीं था। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, यूरोप में राष्ट्रवाद का कोई भावना नहीं था, बस सिर्फ अपने आप को देख रहा था, अपने आप को चला रहा था, किसी के प्रति कोई कुछ नहीं, बस अपना हो गया, सब कुछ हो गया। राजा हुआ करता था, राजा अपना पेट देखता था, किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपना देख रहा था। यूरोप में राष्ट्रवाद कोई भावना नहीं था। यूरोप महादेश में जो भी राजा, जो भी जनता, जो भी नगरी रह रहा था, उसको देश के प्रति कोई लगाव, देश के प्रति कोई प्रेम कुछ भी नहीं था, जरा सा भी नहीं था, देश से कोई मतलब कनेक्शन ही नहीं रखता था। जो देश से क्या है, देश से हम लोग क्या करेंगे, कोई मतलब ही नहीं था बस। लेकिन जब राजाओं ने आके बहुत ज्यादा जुल्म किया, अत्याचार किया, उन लोगों को बहुत ज्यादा सताया, तब उन लोगों के अंदर, यूरोप महादेश में जो नागरिक रह रहा था, उन लोग के अंदर क्या कहते, देश के प्रति क्या राष्ट्रवाद जगह, देश के प्रति लगा हुआ है, देश के प्रति प्रेम है। नहीं, आप देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश को किसी भी हालत में हम लोग क्या करना है, बचाना है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए यहीं तक क्लास समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगली क्लास, यानी आज हम लोग पढ़ लिए इतिहास, ये सारी चीज को, अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे 1700, क्या पढ़ेंगे हम लोग, 1789 की फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति हम लोग अगली क्लास को इसको देखेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए, बताए जो इतिहास किसे कहते हैं और यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। कल से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे और कल हम लोग पढ़ाई करेंगे यूरोप क्या कहते हैं, 1789 फ्रांस की क्रांति। अब 1789 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई,
क्या हुआ, सारे चीजें कल हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना बताए। देखिए इतिहास का मतलब क्या होता है, बीती हुई घटना। इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस। 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ठीक है, जो प्राचीन इतिहास 750 ईस्वी से पहले, मध्यकालीन 750 से लेकर 1750 यानी 1000 साल तक के जो गैप होता है, उसका आधुनिक जो 1750 से लेकर अब तक चलते आ रहा है। फिर बोले इतिहास को 2 हिस्से में बांटा गया है, इतिहास भारतीय इतिहास जो भारत के बारे में अध्ययन करते हैं, और दूसरा विश्व इतिहास जो पूरे दुनिया के बारे में पढ़ाई करते हैं। इससे हम लोग इस चैप्टर को, पहले चैप्टर में विश्व इतिहास को पढ़ेंगे। आइए, जो पहला चैप्टर का हेडलाइन है, उस चैप्टर का नाम है क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक महादेश है। इस दुनिया में कितना महादेश है, 7 महाद्वीप है या 7 महादेश है। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, 7 महादेश है क्या। और राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति लगाव, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति लगाव। अब अगली क्लास हम लोग देखेंगे किसके बारे में, 1789 की फ्रांस की क्रांति। दोस्तों क्लास कैसे लगा कमेंट में बताएंगे, और भी अच्छे लगेंगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।